2014 के इलेक्शन में हार और उसके बाद 2019 के इलेक्शन में उस हार के रिपीटेशन के बाद सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरे का पूरा जो विपक्षी पार्टियों का झुंड है वो कहीं ना कहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी से और उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत परेशान हो गया था। भारतीय जनता पार्टी तो उनको फिर भी चल सकती है, जैसा कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उसमें उन लोगों का बहुत चलता था। वो जो एक पैराडाइम शिफ्ट की बात होती है वो पैराडाइम शिफ्ट वहाँ पर नहीं हुआ था आदरणीय अटल जी की भी सरकार में, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी के चुने जाने के बाद और स्पेशली आदरणीय नरेंद्र मोदी के 2019 के इलेक्शन में जीतने के बाद वो एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स डेवलपमेंट, टुवर्ड्स करप्शन, टुवर्ड्स सनातन और हिंदू एजेंडा और हिंदू फिलॉसफी के प्रति ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। और इस पैराडाइम शिफ्ट से सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, बहुत सारे विपक्षी पार्टियों को प्रॉब्लम है, बहुत सारी परिवारवादी पार्टियों को प्रॉब्लम है, बहुत सारी जातिवादी पार्टियों को प्रॉब्लम है। और इसके वजह से उन लोगों ने 2024 के इलेक्शन बीजेपी को हटाने के लिए और कम से कम आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार तो न बने, इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई थी। उस स्ट्रेटेजी का ही नाम था इंडिया विद डॉट्स, जो आप INDIA बना था, जो आपने देखा, वो इसी सोच के साथ बना था कि कम से कम हम लोग बीजेपी को ऐसी स्थिति में ला दें कि बीजेपी में आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय अमित शाह का नहीं चल सके और बीजेपी कहीं ना कहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री न बने, जिससे उनके कुछ एजेंडाज जो नहीं चल पा रहे थे वो भी चलें। और इस स्ट्रैटेजी के पीछे जो पूरा का पूरा आइडिया था वो ये था कि बीजेपी को भारत के स्पेशली जो हिंदी बेल्ट के और नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं लाइक बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र, यहाँ पर बीजेपी को डेंट किया जाए और इतना डेंट किया जाए कि कम से कम 100 सीटों पे अगर बीजेपी को डेंट कर दिया जाएगा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय अमित शाह को माइनस करके बीजेपी की अगर सरकार बनती भी है तो वो उतनी ज़्यादा लीथल इन पार्टीज़ के लिए नहीं होगी जितना अभी है। इसलिए यही स्ट्रेटेजी उन लोगों ने अपनाया था और उस स्ट्रेटेजी को और धार तब मिल गई जब उन लोगों ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया। एक कैची नाम था और उस कैची नाम से तो वो जरूर काफ़ी फर्क पड़ रहा था। उसके बाद जब पिछले साल कर्नाटका में कांग्रेस को जीत मिली तो कांग्रेस के हौसले और बुलंद हो गए, क्योंकि उन लोगों ने उसके बाद उसमें कर्नाटका को भी इंक्लूड कर लिया अपने सारे स्टेट्स में और तब ये तय कर लिया कि जरूर हम लोग बीजेपी को 100 सीट्स का डेंट दे सकते हैं और कम से कम 100 सीटें बीजेपी की हम लोग जरूर कम करवा सकते हैं, जिसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह तो कम से कम नहीं ही सत्ता में आ पाएंगे और उन लोगों के सत्ता में नहीं आने के बाद ED, CBI और एंटी करप्शन जैसी जो चीज़ें चल रही हैं उससे हम लोग शायद बच पाएँ। अब कर्नाटका के असेंबली इलेक्शन में जो हुआ उसको मैं थोड़ा सा रिकैप अगर आपको करूं तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा उसमें। पहली बात यह है कि कर्नाटका देश के उन स्टेट्स में है जो हर 5 साल में अपना मैंडेट चेंज करता है, हर 5 साल में अपनी सरकार बदलता है। 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी आए थे, उसके पहले 2013 में भी बीजेपी वहाँ हारी थी। जब 2019 में चुन के आए उसके पहले 2018 में भी बीजेपी को फुल मेजॉरिटी वहाँ पर नहीं मिली थी, तो वो हर 5 साल में अपने आप को चेंज करता है। कर्नाटका में कुल 28 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से बीजेपी के पास अभी 25 सीट है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो बीजेपी से सपोर्टेड है उनके पास एक सीट थी। तो उन लोगों का प्लान ये था कि अगर कर्नाटका को भी हम लोग डेंट कर लेते हैं बाकी के हिंदी पट्टी, बाकी के नॉर्दर्न स्टेट्स के साथ, तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा हम लोग रोक लेंगे। बीजेपी को अगर कुछ कम सीटें हो गई, कोई 100 सीटें अगर कम हो गई तो आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय अमित शाह तो कम से कम नहीं ही रहेंगे पूरे सिनारियो पे। और इसी वजह से जो देश में डिविजिव पॉलिटिक्स अभी वो लोग खेल रहे हैं, जो नॉर्थ वर्सेस साउथ का पूरा एक डिस्कशन देश में चल रहा है, वो इसी वजह से चल रहा है ताकि बीजेपी को साउथ में तो कहीं भी सीटें ना मिले और कर्नाटका में भी ना मिले और नॉर्थ में भी बीजेपी को कल्प्रिट दिखाया जाए। आपको ध्यान देना ये होगा कि लोकसभा चुनाव की अगर बात करें हम लोग तो 1990 के बाद से जब आप डेटा उठा के देखते हो तो 1999 के लोकसभा इलेक्शन को छोड़कर कभी भी बीजेपी कर्नाटका में सेकेंड पोजीशन पे नहीं रही है, लोकसभा चुनाव में हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रही है। अभी बीजेपी जनता दल सेक्युलर जो आदरणीय HD देवेगौड़ा साहब जो पहले देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनकी पार्टी के साथ अलायंस में है
मोदी फैक्टर बीजेपी के साथ है, इसलिए बीजेपी अभी भी लोकसभा में स्ट्रांग दिख रही है। मैंने आपको बता दिया, कर्नाटका देश का वो स्टेट है, उन स्टेट्स में आता है जो कि हर 5 साल में अपनी सरकार बदलते हैं। तो 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी सरकार बदली, लेकिन ऐसा ही 2013 में भी किया था। 2014 में वो रिपीट नहीं हुआ और लोकसभा में बीजेपी के अच्छे मार्क्स थे। उसी तरह 2018 में भी बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटें खुद जीती और एक इंडिपेंडेंट जो बीजेपी के सपोर्ट से थे। बीजेपी को अगर अपनी सरकार केंद्र में बनानी है तो बीजेपी को वही करना होगा जो बीजेपी ने 2019 में किया था। बीजेपी जितनी सीटें 2019 में जीत के आई थी, उसमें कहीं कहीं पर सीटें कुछ कम या ज़्यादा हो सकती हैं। जब तक आदरणीय नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे तब तक बिहार में चांस था, अभी पश्चिम बंगाल में कुछ चांस है, लेकिन उसकी भरपाई बीजेपी कहीं ना कहीं भारत के दक्षिणी राज्यों से भी करेगी और उत्तर प्रदेश से भी करेगी। लेकिन बीजेपी को इसके लिए जो जरूरत है वो यही है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को गैल्वनाइज करे, ताकि बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के वोटर्स को घर से निकालें और उनको वोट करवाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2024 के बजट सत्र के आखिर में आदरणीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 के पार। उस दिन में मैंने यही बात कही थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये जो 370 का जिक्र किया है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटों के लिए नहीं किया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 370 आर्टिकल हटाया है उसके लिए इसका जिक्र किया है। और आज के डेट में सारे मीडिया चैनल्स में इस बारे में बात हो रही है कि 370 बीजेपी को आएगी या नहीं, लेकिन बीजेपी को सिर्फ अपना 2019 का परफॉर्मेंस रिपीट करना है और रिपीट करके ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय जनता पार्टी की थर्ड टर्म में फुल मेजॉरिटी की सरकार बने और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इसके लिए बीजेपी को जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करे, अपने कार्यकर्ताओं को गैल्वनाइज करे और बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनको जरूर बाहर लाए, बूथ तक ले जाए और उनसे वोट दिलवाए। कर्नाटका में आप गौर करो तो 2023 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का जो वोट प्रतिशत था वो बहुत मार्जिनल डेसिमल्स में कम हुआ था, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा। लेकिन कांग्रेस जो सत्ता में आ गई उसका मेन कारण यह था कि जेडीएस के वोट्स को कांग्रेस ने तोड़ लिया था, जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता में आई थी। बीजेपी के वोट्स 2018 से बहुत मिनिमल चेंज हुए हैं, डेसिमल्स में कुछ चेंज हुए हैं, उससे ज़्यादा बीजेपी के वोट चेंज नहीं हुए हैं। तो बीजेपी के लिए यहाँ पर नुकसान के लिए बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस एक नए जोश के साथ है और उसको ये लगता है कि कर्नाटक में भी हम लोग बीजेपी को डेंट कर लेंगे। मैंने आपको जैसा पहले बताया 1990 के बाद से भारतीय जनता पार्टी कभी भी कर्नाटक में कमजोर नहीं रही। सिर्फ 1999 में एक बार भारतीय जनता पार्टी सेकंड पोजीशन पे आई थी। अब कर्नाटक में कांग्रेस को नई संजीवनी मिली है, ये अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस को ये देखना होगा कि 2013 में भी उनकी सरकार आई थी, लेकिन 2014 में वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। बीजेपी को नहीं रोक पाने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक चेहरा है और कर्नाटक में लोग जब लोकसभा चुनाव में वोट करने जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री के लिए वोट कर रहे हैं और इसलिए बीजेपी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं और वहां पर कांग्रेस को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए बीजेपी को कर्नाटका में बहुत ज्यादा चिंता के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी के पास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक फैक्टर है, नरेंद्र मोदी जैसा एक ब्रांड है जो कि बीजेपी को कर्नाटका में भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार एक इंटरेस्टिंग केस है। बिहार में विपक्ष के पास सिर्फ एक सीट है, एक वो सीट है किशनगंज की जहां पर कि मुस्लिम मतदाता 67% हैं, तो वहां पर कांग्रेस जीती थी, वहां पर भी आरजेडी नहीं जीती थी। बिहार में ड्राइविंग सीट पे आरजेडी है और लेकिन आरजेडी के पास एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है। उसके बाद भी आरजेडी को यह भ्रम है कि बीजेपी को वो लोग रोक लेंगे। आप जानते ही हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी अब बीमार चल रहे हैं और आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार में जो नेता हैं, उनके पुत्र जो हैं, उनके उत्तराधिकारी तेजस्वी जी, उनके कैपेबिलिटीज पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके एजुकेशन और वो कितना क्या कर सकते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर जब उन्होंने सरकार बनाई दोबारा, उसके बाद जो भी चीजें हुई हैं उसका क्रेडिट लेने के लिए वही आगे चल रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि नीतीश जी के सरकार के अचीवमेंट्स कितने तेजस्वी जी के हैं, कितने तेजस्वी जी अचीवमेंट करवा सकते हैं, कितना तेजस्वी जी में परफॉर्मेंस देने की क्षमता है।
एक ये देखने वाली बात है, और दूसरी बात ये है कि क्या बिहार के लोग, कम से कम मेरी पीढ़ी के लोग जिन्होंने बिहार में वो 90s का दौर देखा है, जिन्होंने जंगल राज देखा है, उनको तो किसी भी बात पे भरोसा नहीं होगा और किसी भी सूरत में वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव की पार्टी को और आरजेडी को तो वोट नहीं देने वाले हैं। बिहार में 3 मार्च को कांग्रेस और आरजेडी की एक रैली होनी है पटना के गांधी मैदान में, जिसको लेकर के कांग्रेस के सपोर्टर्स और उसका जो इकोसिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन आपको ये देखना बहुत दिलचस्प है कि बिहार में आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार और आदरणीय नीतीश कुमार जी और जो एलजेपी है, उन्होंने 40 में से 39 सीट्स जीत ली थी। तो अगर 39 सीट्स बीजेपी ने जीती थी और बीजेपी के अलायंस ने जीती थी, तो बीजेपी की सीट्स सिर्फ 17 थी। मैं बार बार कह रहा हूं 370 एक टारगेट हो सकता है, 370 सेक्शन धारा 370 को भी याद कराने के लिए हो सकता है, लेकिन बीजेपी अगर 303 सीट्स ही ले आती है तो बीजेपी वो सारे काम कर सकती है जो बीजेपी को थर्ड टर्म में करना है, भारत को विकसित बनाने के लिए करना है। इसलिए बीजेपी को बिहार में भी बहुत बड़ा चैलेंज मुझे नहीं दिखता है, कम से कम अपनी 17 सीटें निकालने के लिए। और बीजेपी के साथ लग के तो जेडीयू भी अपने 17 में से 16 सीटें निकाल लेती है। इसलिए बीजेपी एक स्ट्रांग फोर्स है बिहार में भी, और बिहार में भी वो अपने 17 सीटों को आदरणीय नरेंद्र मोदी के फेस को लेकर, आदरणीय नरेंद्र मोदी के परफॉर्मेंस को लेकर बहुत सेफ हो सकती है, बहुत ज़्यादा उम्मीद रख सकती है कि आराम से बीजेपी अपने 17 सीटें निकाल लेगी और 303 के अपने परफॉर्मेंस को जरूर दोहरा लेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ही मैजिक था कि बिहार में जेडीयू ने भी अपने 17 में से 16 सीटें जीती और साथ ही साथ एलजेपी ने अपने 6 के 6 सीटें जीती थी। इसलिए बिहार को लेके भी बहुत ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है और बिहार के बारे में भी निश्चिंत रहा जा सकता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी में तीसरी बार में बिहार अपना विश्वास दिखाएगा। और कर्नाटक की जो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, उसमें भी आपको 2-3 फैक्टर्स जो मैंने बात की है कि विधानसभा चुनाव में उनका कुछ और रहता है, लोकसभा चुनाव में कुछ और रहता है। विधानसभा चुनाव में हर 5 साल में वो चेंज होते हैं। लोकसभा चुनाव में 1990 के बाद से आज तक एक ही बार बीजेपी को उन्होंने सेकंड पोजीशन दिया है। और नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, नरेंद्र मोदी का जो परफॉर्मेंस है और नरेंद्र मोदी से जो एस्पिरेशन है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को कर्नाटक और बिहार में भी बहुत सपोर्ट करेगा। और जो इंडिया विद डॉट्स ने प्लान बनाया था कि बीजेपी को 100 सीटें कम से कम डंट लगाएं जिससे आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय अमित शाह नहीं आ पाए, उसको भी बिहार और कर्नाटक भी जरूर फेल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।